चलिए तो सबको पहले तो गुड मॉर्निंग, है ना। गुड मॉर्निंग ही है ना। पता नहीं अब जो ऑनलाइन देखेंगे या जो यूट्यूब पे देखेंगे वो उनके लिए क्या होगा, गुड नाइट होगा कि गुड मॉर्निंग होगा। बट फॉर मी इट इज गुड मॉर्निंग। और हम लोग आज 12 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैं बोला था कि क्लास 12 की अगर मैं चर्चा करूंगा तो हम लोग सबसे पहली बात तो ये कि क्लास वाइज डीपीपी देंगे हम लोग, है ना। एक क्लास पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका डीपीपी, फिर क्लास पढ़ाएंगे, उसके बाद डीपीपी, हर लेक्चर वाइज। मतलब कि एक लेक्चर होगा, उसके बेसिस पे 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको करते जाना। और ये जो डीपीपी होगा ओनली बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वेश्चंस होंगे, फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, है ना। ये जो डीपीपी आपको मिलेंगे ये फंडामेंटल्स होंगे एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। बाकी जो हमारी जो बुक आप लोगों को मिलेगी, है ना, एक तो बुक मिलेगी नीट वाली और दूसरी किसकी मिलेगी, जेई वाली। ठीक है, इसमें से आपको फिर क्वेश्चंस बनाने हैं। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो आप इजीली सोल्व करोगे। लेकिन ये डीपीपी वाइज आपको जो है ना कि 15 to 20 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो पर डे मिलेगा, पर लेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो क्लास 12 में हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स में जो शुरू होता है उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना जी। चैप्टर का क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। उसको हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ने वाले हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि एक टर्म है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना बाबू लोग, समझ रहे बात को। किसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चर्चा करने वाले। ठीक है ना, क्योंकि फंडामेंटल जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अच्छा, ये मॉडर्न फिजिक्स में अगर बात करें, मॉडर्न एरा में कि अगर बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोलेगा क्यों हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। यानी कि हमारे पास जो डेली लाइफ की अगर बात करें तो डेली लाइफ में हम लोग चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स से घिरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंस किसी न किसी रूप में, जैसे कि अगर मैं बोल पा रहा हूं तो यहां पे कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है। ब्लड्स जो सर्कुलेट्स हो रहे हैं बॉडी में, यहां पे कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी का रोल है, चार्ज का रोल है। चार्ज के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। हम लोग ट्यूबलाइट्स, बल्ब, टेलीविजन, मोबाइल्स, फोन्स, समझ में आ रहा है बात को। तो ये देख रहे हो तुम, क्या जो भी मैटर्स है सभी में चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे, है ना। ये जितने भी चीजें हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं चार्ज से रिलेटेड है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, हम लोग एक्सरे करवाते हैं, है ना जी, रेडिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो चार्ज और रेडिएशंस दोनों कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। और हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फोर्स होता है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें मास के बारे में हम चर्चा करते हैं, मास का मोशंस पढ़ते हैं, मास का स्टडी करते हैं। यहां पे एक और फंडामेंटल फोर्स आएगा जिसका नाम है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हो। ठीक है ना, जिसमें मास रिप्लेस हो जाएगा चार्ज से। यानी जिस तरह से हम लोग मास की स्टडी किए थे ना, याद है ना, मैकेनिक्स वगैरह हम किस चीज की स्टडी किए थे, मासेस के बारे में पढ़ते थे ना। फ्लूइड्स में भी किस चीज की चर्चा किए थे, मासेस का चर्चा किए थे ना। अब यहां पे हम लोग 12th में क्या चीज का चर्चा करने वाले हैं, चार्ज। यानी मास रिप्लेस होगा किससे, जिससे मास ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अलग अलग फोर्स के कारण अलग अलग बिहेवियर शो करता था, अलग अलग उसका स्टडी करते थे। उस तरह से यहां पे किसका बिहेवियर पढ़ने वाले हैं, चार्ज का बिहेवियर पढ़ने वाले हैं, चार्ज के नेचर के बारे में जानने वाले हैं, है ना। तो इसीलिए मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की चर्चा कर रहा हूं। इस जो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की चर्चा कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज, है ना। और चार्ज के कारण, चार्ज एंड इट्स इफेक्ट। अब इफेक्ट्स में कौन सा इफेक्ट एक चर्चा हो रहा है, एक और क्या नाम है यहां पे,
मैग्नेटिज्म है ना, यह कौन सा इफेक्ट है, मतलब कि कौन सा इफेक्ट बताओ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स और एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। मेनली दो तरह के इफेक्ट्स पे हम लोग फोकस करेंगे, एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स पे फोकस करेंगे, दूसरा किस पे फोकस करेंगे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम किसके बारे में पढ़ने वाले बताओ फटाफट, चार्ज के बारे में पढ़ने हैं। और चार्ज का क्या इफेक्ट्स है ना, चार्ज का अलग अलग बिहेवियर, चार्ज का अलग अलग फेनोमेना, ठीक है ना, इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगर हम चार्ज की जो है ना स्टडी है, स्टडी किसका बताओ फटाफट जल्दी सब मेरे को, ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किसका स्टडी है, चार्ज का। क्या क्या चीज का सर, इसका प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं सर, इसका बिहेवियर पढ़ सकते हैं सर, इसका इफेक्ट्स पढ़ सकते हैं सर, इसके डिफरेंट फेनोमेनास पढ़ सकते हैं, है ना, डिफरेंट फेनोमेनास पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही सब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब आप लोगों को हैरत होगी, चार्ज इतना हम कि पता है आपको, जो प्रिंट करते हो ना, प्रिंट फोटोस्टेट जो जेरॉक्स करते हो ना, यहां पे पता है प्लस और माइनस चार्ज का इमेज बनता है, यहां पे प्लस और माइनस चार्ज इन्वॉल्व है इमेजिंग में, प्रिंट आउट में, ठीक है ना। तो हम लोग हर तरफ से देखे जाए तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो चार्ज का स्टडी करेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, उसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे। मेनली दो तरह का बहुत इंपॉर्टेंट, एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और दूसरा कौन सा, मैग्नेटिक फेनोमेना या मैग्नेटिक इफेक्ट्स है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब ही क्यों आता है, चार्ज, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको आप लोग उतारना भी है। तो अब देखो, हम लोग चार्ज का तो स्टडी करने वाले हैं, लेकिन कैसा, तो देखिए ध्यान से जी आप लोग। सबसे पहला क्या कि चार्ज जो है इज इन क्या चीज में रहेगा बताइए, चार्ज क्या चीज में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। नहीं, पहले तो आपका चार्ज रेस्ट में हो सकता है, और दूसरा चार्ज क्या चीज में हो सकता है, चार्ज इन मोशन हो सकता है ना। अब आप लोग मुझे बताओ बालक, कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो इसको इलेक्ट्रो, फिर से ध्यान रखना, चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो को क्या बोल रहे हैं हम लोग, चार्ज बोल रहे हैं, नहीं तो इलेक्ट्रो। और रेस्ट का मतलब, रेस्ट का मतलब स्टैटिक्स, कोई दिक्कत है क्या, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया कि नहीं हो गया। और चार्ज क्या चीज में है, मोशन में, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो। अब मोशन का मतलब बताओ, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स है ना। याद है तुम लोगों को काइनेमेटिक्स कि नहीं याद है। और जैसे ही काइनेमेटिक्स आता है, जैसे ही मोशन आता है, जैसे ही फोर्स आता है, हमारे दिमाग में सबसे पहला क्या क्लिक करता है, वेक्टर क्लिक करता है, करता है कि नहीं करता है। अगर जैसे ही फोर्स के बारे में चर्चा हो, वेलोसिटी के बारे में चर्चा हो, मोशन के बारे में चर्चा हो, काइनेमेटिक्स के बारे में चर्चा हो, तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, वेक्टर करना चाहिए ना, क्योंकि वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो फिर से हमारे दिमाग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इधर मैं लिखते जाऊंगा कि मेरे को क्या क्या चीज पे फोकस करना है। सबसे पहला किस चीज पे हम लोग को फोकस करना है बताओ फटाफट, वेक्टर्स बहुत अच्छे से रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए वेक्टर कहीं पीछा नहीं छोड़ता है। वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है आईआईटी में, नीट में, लेकिन इसका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसमें वेक्टर का यूज ना हो, हर जगह यूज होगा, ठीक है। दूसरा किस चीज पे हम लोग ध्यान देंगे बताओ फटाफट मेरे को, काइनेमैटिक्स पे देंगे ध्यान। और तीसरा किस चीज पे ध्यान देंगे, फोर्स है ना, यानी कौन सा लॉ बताइए, अरे फोर्स का मतलब कौन सा लॉ, क्या बात है। तो ये तीनों चीजें हो गया ना, यहाँ पे आ गया ना चारों चीज, तीन मतलब तीन चीज, कौन कौन सा चीज आ गया इसमें इन्वॉल्व हो गया, वेक्टर इन्वॉल्व हो गया, दूसरा कौन सा इन्वॉल्व हो गया, काइनेमैटिक्स, और तीसरा कौन सा इन्वॉल्व हो गया, न्यूटन्स लॉ, है ना। मजा आ जाएगा, क्यों, जब ये पढ़ के रखोगे तब। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी चार्ज का इफेक्ट्स, चार्ज का स्टडी। अब चार्ज पहले क्या क्या कंडीशंस में हो सकता है, तो सबसे पहले चार्ज क्या चीज में है, रेस्ट में है, तो उसको उसका स्टडी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर चार्ज मोशन में है तो क्या बोलेंगे। अब काइनेमेटिक्स में कितने तरह का मोशन तुम लोग पढ़ा है,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, नहीं याद है क्या? फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। नहीं, तो यहां भी अब मोशन में भी कैसा हो सकता है? विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या बात है। दूसरा विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सही बोल रहे हो तुम लोग। और हां, फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर 1D 2D, याद है ना सब कि नहीं? तो ये यही तो पूरा बन जाता है इसमें 11 12 पीजी, है ना, बीएससी पीजी एमएससी पीएचडी, ऐसा करते चले जाओगे ना, डिटेल्स पढ़ते चले जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं तुमको बताता हूं इसमें तुम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ते चलेंगे। याद है जब वेलोसिटी के साथ मोशन करता है ना, जनरली आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम सुने होंगे, नहीं सुना है क्या? 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी सुना है ना। और आगे बताऊं, जब एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट। फिर एक चीज और पढ़ा होगा, किसका मैग्नेटिक इफेक्ट? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक नेचर आएगा किसका? करंट का। मैग्नेटिक इफेक्ट किसका पढ़े थे हम लोग? 10th में थोड़ा सा था ना झलक, एक जगह एक चैप्टर नहीं था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट किसका? करंट का। वेरी गुड। फिर और एक स्टेप आगे बढ़ते तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, याद होगा तो लोग को, या इंडक्शन जहां पे होता है ना, मैग्नेट्स बनाने की प्रक्रिया, जो हम लोग अपने ईयरफोन में मैग्नेट्स यूज करते हैं छोटा सा, कितना पावरफुल होता है। आजकल ईयरफोन भी 1-1 लाख 1.5 लाख आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। सोचो उसके अंदर मैग्नेट्स का कमाल है सब। मैग्नेट से ही एक ईयरफोन चाइनीज मिलता है 10 रुपए का, एक ईयरफोन मिलता है 1.5 लाख का। किसका फर्क है? मैग्नेट्स का फर्क है ना। तो यानी कि मैग्नेट्स बनाने की प्रक्रिया, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस बनाने की प्रक्रिया। तो हम लोग क्या और पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रो, हाँ जल्दी बोलो क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी गुड। यहीं पे तुम लोग बिजली बनाते हो जनरेटर से, मैग्नेट से बनाता है ना जी। जनरेटर में क्या होता है? आप कभी भी ऑल्टरनेटर देखे हैं? आर्मेचर होता है ना मैग्नेट, और उसके अंदर मेटल का रॉड घूमता है, फ्लक्स जनरेट होता है, और उसी से क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। और मैग्नेट और कॉइल से क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। नहीं तो और इसमें आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? एसी पढ़ेंगे, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ने लगेंगे, ठीक है ना। ये सब किसके अंदर आएगा? ये सब किसके अंदर आएगा? इलेक्ट्रो डायनेमिक्स में आएगा। नहीं, जब इलेक्ट्रॉन क्या जब चार्ज क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। अब कैसा कैसा मूवमेंट करेगा तो देखेंगे ना। हम लोग तो काइनेमेटिक्स पढ़े हैं कि भाई कोई भी चीज कई तरह से मूव कर सकता है ना, और अलग अलग तरह से मूव करेगा, और हम लोग अलग अलग स्टडीज का करते चले जाएंगे, है ना। तो बहुत आसान बनता चला जाएगा चीज। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? तो जब तक तुम 12th के टॉपिक को 11th से जोड़ोगे नहीं ना, तब तक फॉर्मूला ही दिमाग में रहेगा। वही टॉपिक, उसका क्या रियली में मीनिंग है, क्या यूज है, कैसे हम उसको स्टडी कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं, ये कब। तो आज हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आप लोगों को कैसे 11th पे को भूलना नहीं है, यानी 11th को क्या करके रखना है? पकड़ के रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो हम लोग पहले लगभग 25 क्लास के आसपास किसके बारे में चर्चा करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, है ना। फिर 12-13 क्लास के लगभग किसके बारे में चर्चा करेंगे? करंट। ऐसे कर करके हम लोग आगे गाड़ी को बढ़ाएंगे, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। नहीं, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ? चार्ज इन रेस्ट ना, कि मोशन? रेस्ट ना, हाँ। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे इसका? प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। फिर आगे पढ़ेंगे इसका में इफेक्ट्स। क्या पढ़ेंगे इसका? इफेक्ट्स में सबसे पहला क्या पढ़ेंगे बताओ तो? फोर्स, जिसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं? कूलम्स लॉ। नाम सुने हैं? कूलम्स लॉ, है ना, कूलम्स लॉ। फिर इसी के बाद आगे पढ़ेंगे फील्ड, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में रिलेशन, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट स्टडी
है ना। जब फील्ड पढ़ लेंगे और आ जाएगा क्या चीज बताओ मेरे को, पोटेंशियल। बैटरी बहुत तुम लोग करंट में पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया होगा, बैटरी सेल नहीं तो पोटेंशियल पढ़ेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे एक चीज और जिसका नाम है कैपेसिटर। सुना है नाम कैपेसिटर का? तुम लोग उसको कंडेंसर बोलते हो, अपने फैन में लगाते हो, फैन में लगाते हो कंडेंसर, कैपेसिटर उसको बोलते हैं नहीं। तो उसकी चर्चा करेंगे, है ना। तो ये ही हमारा ओवरऑल रास्ता रहेगा, आगे का जर्नी होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जर्नी को शुरू किया जाए, बोलो चलो जर्नी हम लोग शुरू करते हैं। ओके चलिए, इसको उतारना है, जल्दी फटाफट उतारिए, है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो हम लोग का चैप्टर शुरू हो रहा है अब, है ना। चैप्टर का नाम क्या बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग को अब ये वर्ड अनजान है क्या कि जान चुके हैं इसके बारे में? ये अनजान वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जान गए? जान गए ना। इलेक्ट्रो का मतलब क्या? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब, तो हम लोग क्या कर पढ़ने वाले हैं इसके अंदर चार्ज और उसका डिफरेंट इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स पढ़ने वाले हैं। कब? जब क्या चार्ज क्या चीज में हो। हाँ तो यानी कि, है ना, क्या बोला, इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज and its behavior and its effects, है ना, when it is in क्या चीज में हो, when it is in rest, है ना। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये बात उठती है दोस्त कि ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है जी? ग्रीक वर्ड है। और इसी ग्रीक वर्ड को, इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? चार्ज। अच्छा, जब इस चार्ज की हम चर्चा कर रहे हैं, है ना, तो हम तुमको मैं बताना चाहता हूं सबसे पहली बात ये क्या कि एक एम्बर होता है, सुना है नाम एम्बर? एम्बर एक क्या है? गोल्डिश ब्राउन, है ना, कि गोल्डिश ब्राउन मेटल है। इसको जो है ना रब किया गया किस पे? फर तो जानते हो ना, कि फर भी नहीं जानते हो? फर एक टाइप का क्लॉथ है ना जी, एक टाइप का क्या है ये? क्लॉथ है ना। तो एम्बर, अच्छा मैं बात कर रहा हूं जब हमें इसके बारे में पता नहीं था, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं कब? जब इसके बारे में पता नहीं था। और उससे पहले लोग एम्बर को रब करते थे किस पे? फर पे, है ना। तो क्या होता था कि एक एम्बर दूसरे एम्बर को क्या करता था? रिपेल करता था, है ना। या फिर एक फर दूसरे फर को क्या करता था? रिपेल करता था, ठीक है ना। उसी तरह से फिर आया ग्लास रॉड, और फिर क्या चीज आया? सिल्क। अब मान लो कि एक ग्लास रॉड है, उसको ऐसे रब किए हम, ठीक है ना, सिल्क पे। अब फिर एक और ग्लास रॉड लिए, उसको भी रब किया सिल्क पे, और दोनों को क्या किया हम आपस में लाए, तो दोनों क्या कर रहा था? एक दूसरे को रिपेल कर रहा था। तब दिमाग में आया कुछ नहीं कि यार कुछ तो गड़बड़ है, नहीं कुछ तो फेनोमेना ऐसा हुआ है जो कि हमें पता नहीं चला, है ना। तो फिर पता चला, अच्छा तो यहां पे फिर एक वर्ड आया इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम क्या रखा गया? फंडामेंटली चार्ज, ठीक है ना। तो बोला नहीं, इसमें कहीं ना कहीं चार्ज का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, एक बॉडी से किस बॉडी में? दूसरे बॉडी में, है ना। और इस तरह से जो पहले एम्बर का जो मटेरियल, एम्बर जो था वो अनचार्ज था। ग्लास का रॉड कैसा था? अनचार्ज था। और जैसे ही इसको सिल्क के ऊपर रब किए या एम्बर को रब किए फर के ऊपर, अब क्या बन गया? ये चार्ज हो गया। कैसे चार्ज हो गया होगा? तो किसी का इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी में क्या हुआ होगा? क्या हुआ बताओ? चला गया होगा, है ना। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज आता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है बउआ? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें भी ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब क्या कि चार्ज अगर हो रहा है
तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में गया जा रहा होगा, दूसरे में जा रहा होगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, फिक्स होगी ना जी। अरे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, फिक्स होगी ना। लेकिन एक से निकल के एक में चला गया तो एक वाले एक में बढ़ गया होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दूसरे में क्या होगा घट गया होगा ना, लेकिन कहीं से एक्स्ट्रा आया होगा कहीं से, ऐसा तो नहीं ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या था, हमेशा कांस्टेंट था, है ना। तो यहां से कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। यानी मास को रिप्लेस करने वाले हम किससे, जो चीज मास के साथ हैपन हो रहा है, आप क्या चीज पढ़ने वाले हैं, आप सब कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े थे ना। अब यहां पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो भाई यही हुआ कि एम्बर को जब रब किया गया किसके ऊपर, फर के ऊपर, या ग्लास रॉड को रब किया गया किसके ऊपर, सिल्क के ऊपर, तो क्या पता चला, बताइए मेरे को आप, कि ये क्या हो चुका था, चार्ज हो चुका था। कैसे पता चला, तो ये कुछ बिहेवियर शो किया। याद कीजिए बचपन में हम लोग पेन को अपने हेयर में रगड़ते थे, रब करते थे ना। हेयर भी कुछ सिल्की थोड़ा सा होता है कि नहीं, हेयर एंड हेड एंड शोल्डर एकदम आपके जो हेयर सिल्की हो जाएंगे, याद है, प्रचार आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो मेरा बाल भी एक तरीके से सिल्क के मटेरियल की तरह है। अभी जब पेन प्लास्टिक का है, जब हम पेन को ऐसे रब करते थे, याद है कागज के टुकड़े को हम लोग सटाते थे, या पता नहीं, अभी भी बहुत बार मैं देखा हूं, अभी भी महसूस करता हूं, गर्मी में खास करके ज्यादा, वेलवेट वाला कोई बेडशीट देखे हो, वेलवेट वाला बेडशीट नहीं, वो कभी कभी बिछाओगे ना आप, जब झाड़ोगे ऐसे, तो तुम्हारे इसके हेयर में लगेंगे ना, तो आवाज आएगा, स्पार्कलिंग होगा नहीं। या पैर वाले में स्पार्कलिंग होता है कि नहीं होता है, कभी देखे कभी, या कभी सॉल ऊन का होता है ना, उलन सॉल कभी ओढ़िएगा ना, तो कभी आपका हाथ अगर रब हुआ ना ऐसे, तो अचानक स्पार्किंग होगा, आवाज आएगी। क्यों ऐसा हो रहा है, बता सकते हो कोई, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वहां पे, क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। तो वहीं से आइडिया आया कि इसका मतलब कि चार्ज क्या है, एक तरीके से तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसका, किसी भी बॉडी का, कि बिना चार्ज का कोई बॉडी पॉसिबल नहीं है। यानी कि बिना क्या, किसी बिना एटम का हम कोई सब्सटेंस इमेजिन कर सकते हैं, बताइए मेरे को आप, बिना एटम का कोई सब्सटेंस आप इमेजिन कर सकते हो। तो अगर एटम है तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, है ना। तो इसलिए चार्ज तो हर चीज में होगा, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे ग्लास हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे फर हो, हर जगह क्या रहेगा, चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा। तो चार्ज एक ऐसा क्वांटिटी हो गया कि जो हर एक बॉडी में क्या मिलता है ना। अब इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, आया कहां से, इलेक्ट्रॉन, देखिए सी नहीं है यहां पे, क्या है, के, और के कौन सा वर्ड है, यानी ये इलेक्ट्रॉन कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो इसी से आया चार्ज के बारे में स्टडी किया, ठीक है। और जब हम रब किए गए, अब यहां पे तुम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या आना चाहिए पता है, कि सर ये मान लीजिए कि सर आपके पास ये फर है, और सर ये जो है आपके पास एम्बर है, ये कोई मेटल है आपका, ये एम्बर है सर। जब इस एम्बर को हम इस पे क्या किए, ऐसे रगड़े, तो किसी एक से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरे में जाएगा। मान ले कि इसका इलेक्ट्रॉन, समझना ध्यान से, फार का इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चला गया, बोलो यार, एम्बर वाले में चला गया। किस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, बोलो, एम्बर में ज्यादा हो गया। ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिफिशियंट हो गया। बोलते जाना है, सब कॉन्सेप्ट है, हो गया ना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया फर, पॉजिटिवली चार्ज हो गया कि निगेटिवली चार्ज हो गया, बोलिए। तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्या बात है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये कौन हो गया, निगेटिवली चार्ज्ड। बहुत अच्छी बात है, समझ में आया बात। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, और निगेटिवली चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन रिच होगा, है ना। आप लोग केमिस्ट्री तो पढ़े होंगे,
क्या इलेक्ट्रॉन का किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना भी कोई क्या साइंस है, कोई मेथड है, कोई लॉजिक है क्या? ऐसा ही बताइए मेरे को आप, ये फर से निकल के इलेक्ट्रॉन एम्बर में गया, क्या एम्बर से निकल के फर में नहीं जा सकता है? हाँ या ना? आए? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? टेल मी व्हाई नॉट? तो केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा एक वर्ड जिसका नाम है, क्या पढ़ा है बताओ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े हो नाम? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रो एफिनिटी नाम सुना होगा। इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या होता है? एफिनिटी पता है चलता है, एफिनिटी का मतलब क्या होता है पता है? लव। किसके लिए? हाँ, जिसका इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार है वो इलेक्ट्रॉन क्यों जाने देगा? बोलिए नहीं ना। अब बताइए किसका इलेक्ट्रॉन निकला? इसका। इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्यार किस, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार किसको है? फर को कि एम्बर को? एम्बर को है नहीं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा है? एम्बर का। और इलेक्ट्रो एफिनिटी किसका कम है? फर का। समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो इलेक्ट्रो एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रो एफिनिटी किसका ज्यादा है? तो अगर हम, अब यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकला कि अगर दो ऑब्जेक्ट को हम रब कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, दो ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं, जिसकी इलेक्ट्रो एफिनिटी कम होगी वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके किस में चला जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रो एफिनिटी, समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे किसका कम है इलेक्ट्रो एफिनिटी और किसका ज्यादा है? क्लियर है कॉन्सेप्ट कि नहीं? अच्छा, ये चार्ज दो तरह का होता है, कौन कौन? पॉजिटिव और, क्यों ऐसा? क्यों क्यों? क्योंकि देख क्या रहे थे कि कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी को रिपेल कर रहा था और कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। दो ही तरह का बिहेवियर शो हो रहा था। एक्सपेरिमेंट में जब हमें चार्ज के बारे में पता नहीं था कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता है, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, तो हम लोग, ये उस जमाने के जो लोग थे वो क्या देख रहे थे कि दो बॉडी एक दूसरे को क्या कर रहा है? बताइए, रिपेल कर रहा है या फिर क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो लोग दिमाग में ये सोचा कि या तो चार्ज कितने तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, एक अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्सन, ठीक है ना? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुने होगे तुम लोग। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ना, बोला क्या कि उसने क्लासिफाई कर दिया है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है क्लासिफाई कर दिए कि चार्ज जो है ना, फ्रैंकलिन क्लासिफाइड दैट चार्ज इज ऑफ कितने टाइप्स? टू टाइप्स। पहला कौन सा बताओ? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा कौन सा? बोलो जी, निगेटिव चार्ज। क्लियर है? पहला कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कौन सा? निगेटिव चार्ज, है ना? सब ये 18 सेंचुरी की बात है। कौन सा सेंचुरी? 18, 1706 1710 के आसपास की चर्चा हो रही है, ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग इतना चीज पहले इसको उतारते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, दो इंपॉर्टेंट चीज। पहले तो क्या कि जब एम्बर को रगड़ा गया किसके ऊपर? फर के ऊपर, तो एम्बर के पास कौन सा चार्ज आया? निगेटिवली चार्ज। और फर के पास क्यों आया? तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, है ना, कि वेन, लिखिए जल्दी पॉइंट वाइज में, उतारना है इसको उतारना है तो उतारिए फटाफट, जल्दी उतारिए। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि वेन टू ऑब्जेक्ट्स rubbed when two objects rubbed have different electroaffinity, when two objects rubbed have different electron affinity, ठीक है, have different electron affinity, have different electron affinity, have different electron affinity, gets different charge,
गेट्स डिफरेंट चार्ज। अब तुम लोग बताओ कौन चार्ज किस पे जाएगा? द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। लिखो, द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, हैव क्या? लो या हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, हैव लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हैव लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप पता चल गया। अगर लो वाला पॉजिटिव हो गया तो हाई वाला क्या हो जाएगा? लिखने की जरूरत है उसको? नहीं ना। तो क्या पहला पॉइंट पता चला कि अगर दो बॉडी को हम रब करेंगे और अगर दोनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग है तो अलग अलग चार्ज आएगा। बोलो भाई, एक पे पॉजिटिव दूसरा पे किस पे पॉजिटिव आएगा? हाँ ठीक है ना। हाँ, उसके बाद लिखोगे दूसरा पॉइंट्स में कि चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। गिवन बाय या प्रोपोज्ड बाय? कौन प्रोपोज किया? लिखोगे है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोपोज्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, प्रोपोज्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसी तरह से अगर ग्लास को सिल्क पे रगड़ेंगे तो ग्लास नेगेटिव होगा और सिल्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। लेकिन प्लास्टिक को रगड़ोगे ग्लास पे तो ग्लास पॉजिटिव और प्लास्टिक क्या? निगेटिव, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर ग्लास और प्लास्टिक को रगड़ेंगे तो ग्लास क्या होगा? पॉजिटिव होगा और प्लास्टिक क्या होगा? निगेटिव होगा। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, यूनिट्स ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका जो एसआई यूनिट्स है वो क्या होता है? बताओ तो। कूलम्स है। और सीजीएस यूनिट क्या है? उसको बोलते हैं ईएसयू, है ना। ईएस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज, ये बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, है ना। कोई को तुमको बोलेगा स्टैट कूलम बताइए, स्टैट कूलम क्या बोलेगा? अरे सीजीएस यूनिट क्या बोलेगा? स्टैट कूलम बोलेगा, ठीक है ना। स्टैट कूलम, सॉरी स्टैट कूलम, ठीक है, सीजीएस यूनिट में। अब देखो, सबसे पहले मुझे बताओ बालक कि फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ चार्ज या क्वांटिटी ऑफ चार्ज, फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ चार्ज या फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज की मैं बात कर रहा हूं। पता है ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है चार्ज का? बताओ, कोई बता सकता है? अरे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है चार्ज के लिए? इलेक्ट्रॉन्स है। कहानी समझो थोड़ा सा, ठीक है ना, तब ना मजा आएगा समझने में। अब देखिए, कोई भी सब्सटेंस ले लो तुम यार दुनिया का, जैसे कि यहां पे अभी कई तरह का सब्सटेंस ले चुके हैं हम लोग। बताओ अभी हम लोग कितने तरह के सब्सटेंस को डिस्कस कर चुके हैं? ग्लास के बारे में चर्चा किए, प्लास्टिक के बारे में चर्चा किए, फर के बारे में चर्चा किए, सिल्क के बारे में चर्चा किए। अरे सब सब्सटेंस ही है ना जी, कि कुछ और है? अच्छा, अब सब्सटेंस क्या चीज से मिलकर बना होता है बताओ तो? पार्टिकल्स। यानी पार्टिकल्स का मतलब क्या चीज? एटम्स। वेरी गुड। एटम्स क्या क्या? एटम्स तो पहले ही 1600 ईस्वी में ही, 1600 कुछ में ही, 1656 के 1657 में हो चुका था ना ये तो। क्या क्या होता है एटम? कितने एटम में क्या क्या होता है बताओ मेरे को फटाफट। तुम लोग बताओगे तब ना अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रॉन होता है,
और दूसरा प्रोटॉन होता है, वेरी गुड, प्रोटॉन होता है। और क्या होता है तीसरा? न्यूट्रॉन होता है। कितना होशियार तू लोग है। अब ये तुमको पता है ना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां रहता है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस तो सेंट्रल कोर होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? कोर ऑफ एटम है कि नहीं? बताइए। कोर समझते हो तुम लोग? कोर समझता है? कोर एकदम अंदर का पिछला भाग, नहीं, कोर उसको बोलते हैं। तो कोर ऑफ एटम है। अब तुमको यह भी पता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अब आप लोग बताइए इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? एकदम बताइए, इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, है ना, इन डिफरेंट ऑर्बिट। अब मुझे बताओ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और कौन है? न्यूट्रॉन है। और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधा हुआ है और उसके चारों तरफ वीक फोर्स के साथ घूम रहा है। कौन सी घूम रहा है? तो अगर वो टूटेगा या अगर डिस्टर्ब होगा, जब उसको हम रब करेंगे तो डिस्टर्ब होगा ना। जिस भी सब्सटेंस को रब करेंगे उस सब्सटेंस का एटम डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? और अगर उस सब्सटेंस का एटम डिस्टर्ब हुआ तो इसमें से चार्ज किसके किसके पास है? इलेक्ट्रॉन। और तो या तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा या तो प्रोटॉन निकल के जाएगा। तो बताओ ये निकल के जा सकता है? क्योंकि न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करना आसान काम नहीं है, बहुत हैवी। हम लोग को याद होगा न्यूक्लियर रिएक्टर, सुना है तुम नाम? न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत खतरनाक एनर्जी रिलीज होता है ना। 1 ग्राम न्यूक्लियस 1 टन कोयला के बराबर हो जाता है, नहीं तो बहुत एक ग्राम न्यूक्लियस का टेबलेट्स 1 टन मतलब कितना केजी? 1000 केजी। 1000 केजी कोल जलाने से जितना एनर्जी आएगा उतना को न्यूक्लियस, उसका यूरेनियम का न्यूक्लियस तोड़ने से हो जाता है। तो न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांग हो गया ना, तो उसका तो पॉसिबल है नहीं। तो कौन सी निकलेगा बताइए? इलेक्ट्रॉन ना। तो किसी में अगर चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है या चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण ना। तो चार्ज प्रोडक्शन के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी वो कौची है? इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है ना। तो इसीलिए इसका सिंबल क्या है? तो फंडामेंटल चार्ज अगर बात करें, फंडामेंटल चार्ज की अगर बात करें तो हम लोग इसको ई से डिनोट करते हैं, नहीं, ई के ऊपर क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं ना। और 1 ई इजिकल टू क्या होता है बताओ मेरे को? तो 1.6 गुने 10 के पावर -19। सही बोल रहे हो। और क्या चीज? कूलम। सुने हो ना नाम कि नहीं? 1 ई का मतलब कितना हो गया? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी में जाता है या ट्रांसफर होता है तो 1 कूलम ट्रांसफर हो रहा है कि इतना कूलम हो रहा है? याद रहेगा ना। गलती से 1 कूलम तो नहीं बोल दोगे ना। 1 इलेक्ट्रॉन होगा ट्रांसफर, नहीं। आधा इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? कोना इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? नहीं ना। हाँ, और इसी को हम लोग चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं 4.8 गुने 10 के पावर -10 ES, EU में भी बोल सकते हैं, ES EU में बोल सकते हैं। अब दोनों में हम माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? माइनस क्यों लगाए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? निगेटिवली चार्ज है। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो पॉजिटिव बन गया और जो इलेक्ट्रॉन गेन किया वो क्या बन गया? तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक बॉडी, लेकिन ट्रांसफर कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन, है ना। जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिव बन गया और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो क्या बन गया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना। चलो उतारते चलो फटाफट, एकदम से जल्दी जल्दी उतारते चलो, है ना।
आज तो धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आसानी आसानी से, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, आज तो बस इंट्रोडक्शन रहेगा और क्या। कल से एकदम रिपीटिंग, एकदम तेज तेज पढ़ाएंगे, है ना, धड़ाधड़ एकदम। तब तक आप लोगों को रिवीजन करना है, पता ना कौन कौन चैप्टर रिवीजन करके रखना है। हाँ, भूलना नहीं है उसको, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बड़ी मार मारेंगे। पूछेंगे हम वेक्टर, पूछेंगे फोर्स, पूछेंगे काइनेमेटिक्स, हर एक कंडीशंस याद होना चाहिए। चलिए, तो आप लोग बताओ मेरे को, मैं थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जानते हो क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम सुने हो? कूलम्ब्स लॉ जो है ना, वो सेकेंड लॉ हो जाता है। फर्स्ट लॉ पता है क्या है? फर्स्ट लॉ ये क्या बोलता है कि सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर। समझ में आ रहा है बात? वाइल डी सिमिलर चार्जेस क्या करेगा बताओ तो? अट्रैक्ट ईच अदर। कहीं कहीं किसी किसी बुक में सिमिलर चार्ज के जगह पे लाइक चार्जेस भी लिख देता है ना? क्या लिख देता है बउआ? बताइए क्या लिख देता है? सिमिलर चार्ज को क्या लिख देता है? लाइक चार्जेस। अच्छा, लाइक चार्जेस का मतलब क्या? ओनली रिलेटेड टू साइन, नोट वैल्यू। लाइक का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि 2 न्यूटन 2 कूलम 2 कूलम, नहीं। हम लाइक का मतलब क्या बोल रहे हैं? प्लस और प्लस 2 कूलम प्लस 5 कूलम। लाइक है कि अनलाइक है? लाइक है कि अनलाइक है? लाइक है। वैल्यू दोनों का क्या है? अलग अलग, लेकिन क्या सेम है? साइन सेम है। क्या सेम है? फिर चार्ज बोल रहा है। नेचर सेम है। क्या सेम है? तो लाइक का मतलब नेचर की क्वांटिटी, नेचर। समझ में आ रहा है बात? कंफ्यूज नहीं होगा। लाइक का मतलब क्या? नेचर की चर्चा हो रही है, नोट वैल्यू की चर्चा हो रही है, नोट क्वांटिटी की चर्चा हो रही है ना? क्वांटिटी की चर्चा नहीं हो रही है, क्वांटिटी की चर्चा नहीं हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? नेचर की चर्चा हो रही है, ठीक है। और उसी तरह से डिसिमिलर का मतलब अनलाइक, है ना? डिसिमिलर की अगर बात करूंगा, डिसिमिलर की अगर बात करूं मैं, डिसिमिलर चार्ज की अगर बात करूं तो इसका मतलब अनलाइक चार्ज। फिर से मैं बता दूं, डिसिमिलर का मतलब ऐसा नहीं कि वैल्यू अलग अलग है तो डिसिमिलर कहलाएगा। नेचर साइन अलग अलग होना चाहिए, नहीं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, है ना? हाँ, यानी कि रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड निगेटिव। चलिए, तो अगर लाइक है तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को भगाएगा, निगेटिव निगेटिव को भगाएगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। निगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं ना? तो यही है फर्स्ट लॉ। लेकिन इसको हम लोग क्या करते पता है? इसको हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं बताया मैं बहुत ज्यादा जानकार हूं, मैं बहुत कम जानकार हूं, लेकिन बहुत सारा जगह पे ध्यान से देखोगे तो ये लॉज एक तरीके से काम करता है ना? हालांकि ये बहुत जगह क्या चीज में दिया रहता है? प्रॉपर्टीज में लिखा रहता है, नहीं? लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े हम लोग। बोलो। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले बताइए मेरे को, चार्ज के बारे में आप लोग पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके? अरे चार्ज के बारे में पढ़ा ना? तो चार्ज का प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, है ना? क्या जान लेते हैं? प्रॉपर्टीज के बारे में चार्ज का जान लेते हैं, ठीक है ना? तो चलिए भाई, चार्ज की प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं।
तो लिखेंगे हेडिंग में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो क्या बोलता है ये कि लाइक मासेज चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व्ड। मतलब क्या लिख सकता हूं कि चार्ज कैन नॉट बी, जल्दी बोलो, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड or destroyed, it can be transferred। it can be transferred, है ना, with the transfer of electron, है ना। चलिए, तो ये तो पहला चीज पता चल गया कि चार्ज जो है कंजर्व है जी, है ना। चार्ज का लॉस या गेन, मतलब ऐसा नहीं कि बर्बाद हो गया, अचानक चार्ज बना लिए, चार्ज को गायब कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। पहला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दूसरी चर्चा करूं तो मैं ये तुमको बोल सकता हूं, सुनो ध्यान से, बिना चार्ज का मास हो सकता है? ऐसा कोई मास होगा जिसमें चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो? नहीं। अरे नहीं, कैसे होगा? सभी क्या, मतलब कि अब ये बताओ, मेरा ये टी शर्ट में चार्ज है? नहीं ना, न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है। चार्ज कब बोला जाएगा? या तो पॉजिटिव ज्यादा हो या तो नॉर्मली मैक्सिमम बॉडी क्या होता है? न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल होता है ना जी। उसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होता है? बैलेंस होता है ना। तो बताइए मेरे को आप कि बिना मास का चार्ज पॉसिबल है? चार्ज को ऐसा चीज में दे सकते हो जिसका मास ना हो? चार्ज कहां होगा? जहां पे मास होगा। चार्ज किसी सब्सटेंस में ही दे सकते हो ना, चार्ज किसी बॉडी में ही दे सकते हो ना। तो जब बॉडी में दोगे तो बॉडी का तो मास होगा, सब्सटेंस में दोगे तो सब्सटेंस का मास तो होगा। लेकिन बिना चार्ज का सब्सटेंस तो हो सकता है, सब्सटेंस है लेकिन चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ना। यानी मास एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज का, लेकिन चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट कर सकता है। चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए मास चाहिए ही चाहिए, लेकिन मास को एग्जिस्ट करने के लिए चार्ज जरूरी नहीं है। समझ में आया बात? नहीं आया बात समझ में? क्या गया? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बट मतलब कहने का ऐसा मत समझो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होगा, होगा, लेकिन दोनों क्या चीज क्वांटिटी में होगा? इक्वल में होगा, इसलिए उसमें चार्ज नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए, तो दूसरा पॉइंट देख लिया आप लोग। फिर से बताओ मेरे को, चार्ज अगर आ रहा है किसी में तो किसके कारण आ रहा है? मास के कारण। अरे किसी में चार्ज आया तो किसके कारण आया? इलेक्ट्रॉन के कारण आया। अरे चार्ज एग्जिस्ट करने का या चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं है? तो देखिए ध्यान से,
चार्ज ओनली बी ट्रांसफॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, है ये नहीं? चार्ज कैन एग्जिस्ट और ट्रांसफर्ड, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल बताओ रे बाबू। हाँ, क्या मैं लिखा? चार्ज हमेशा जो होगा Q, वो कितना होगा बउआ? N इंटू E होगा। N क्या है बताइए मेरे को? N क्या है? इंटीजर है ना जी, वो भी कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव। तो N क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1,00,000 हो सकता है, 1,000 हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है। समझ में आ रहा है बात मेरा कहने का मतलब कि नहीं समझ रहे हो? ऐसा कभी लिख सकता है 3.2 इलेक्ट्रॉन? बोलो, 3.2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? नहीं ना, कि हो सकता है? अच्छा, चलो उतारो इसको फटाफट। उतार लिया? नहीं, जल्दी करो ना जी। हो गया? हम्म, तो देखो तो बउआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, इसलिए एन की वैल्यू कितनी ले सकते हैं बताइए? तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ, अरे बोलो यार, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाला जाएगा? टोटल चार्ज को भागा देना पड़ेगा। नहीं जी, किससे भागा दोगे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से नहीं। अगर सीधे सीधी अगर तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? टोटल चार्ज को भागा दे दो। किससे भागा दे दो? आए, फंडामेंटल क्वांटिटी वाला जो है ना, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब ई है ना। तो क्या चीज निकल जाएगा बताओ मेरे को? अरे बोलो ना यार। हाँ, अगर तुमसे कोई पूछे कि एक कूलम में कै गो इलेक्ट्रॉन है, बताइए जी आप लोग। क्वेश्चन अगर पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, अगर पता करना हो तो क्यू वैल्यू कितनी दी हुई है बताइए? अरे क्यू वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। तो एन की जगह पर क्या लिखेंगे? क्यू बटा ई लिखेंगे। क्यू कितना हो गया? 1। ई का वैल्यू बोलो। 1.6 अगुने 10 के पावर। तो उसको ऊपर भेज। ऊपर कुलम, नीचे भी कुलम, कुलम से कुलम कैंसिल। तो नंबर तो निकालना है, तो यूनिट होता है नंबर का? नहीं। तो इसको ऊपर भेजो, 10 के पावर 1.6। अब बताओ मेरे को क्या करेगा तू? इसको एक काम करो, ऊपर भेज दे। तो 100 गुने 10 के पावर 18 अब बटा 16 कट सकता है जी? काटिए। 16 पचे 16 छक 96, हाँ 16 4 16 दूनी 32 16 85, यही ना? कितना आया बताइए? 6.25 गुने 10 के पावर क्या? इतना क्या? इतना क्या इलेक्ट्रॉन्स? कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलो उतारो तो फटाफट।
जल्दी जल्दी करो तो फटाफट। हो गया? अच्छा एक काम करता हूं, थोड़ा सा केमिस्ट्री चेक कर लेता हूं, है ना? क्लियर है ना? तो थोड़ा सा केमिस्ट्री चेक करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन है फाइंड, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ग्राम कॉपर। बन जाएगा? आए बना दो। चलिए जल्दी बताइएगा मेरे को आप लोग। चलो टाइम पास नहीं करो, बन जाएगा तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ें। इधर देखो सबसे पहले, हाँ ठीक है सब बनाएगा। इधर देखो सबसे पहले, सब पहले समझो बात को। हम लोग को क्या निकालना है? पहला क्वेश्चन बताओ तो क्या निकालना है बताओ? हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, और मैं पहले बता चुका हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले मुझे चार्ज पता होना चाहिए। बोलो सब लोग प्लीज, एकदम फंडामेंटल्स कभी नहीं भूलेगा बालक लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? चार्ज पता होना चाहिए। चार्ज को किससे भागा देंगे? ई से। अब चार्ज कैसे पता होगा बताइए? आए चलिए देखते हैं हम लोग, है ना, बहुत आसानी समझते हैं। जब भी सुन ले ध्यान से, जब भी तुम्हें, सुनो ध्यान सब लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो या फिर क्या निकालना हो, चार्ज निकालना हो, तो मस्त निकालो। सबसे पहले क्या चीज निकालो? एटम निकालो, या आयन निकालो, या फिर क्या निकालो? मॉलिक्यूल्स निकालो। और ऊपर क्या है? कॉपर का एटम है कि आयन है कि मॉलिक्यूल है? एटम है। यहां पे सोडियम का मॉलिक्यूल है कि एटम है कि आयन है? आयन है ना? एकदम क्लियर सबको करना पड़ेगा, नहीं एकदम आसानी से समझोगे तो मजा आएगा, है ना? अब समझते हैं बात को। पता है एक एटम अगर आपके पास कॉपर का हो तो कै गो इलेक्ट्रॉन होगा? 29। वेरी गुड। एकदम देखो, एकदम बेसिक से समझो। अगर एक एटम तुम्हारे पास कॉपर का है, समझ रहे हैं बात को हम क्या बोल रहे हैं? तो कै गो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है? 20। अब एटम निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या पता होना चाहिए? मोल पता होना चाहिए, है ना? एक मोल में कितना एटम होता है? एक मोल, देखो ना आसानी से, एक मोल कॉपर बराबर 6.202 गुने 10 के पावर एटम, है ना? हो, अरे बोलो यार। और एक एटम में कै गो इलेक्ट्रॉन? तो यानी कितना? 6.02 इंटू 10 टू द पावर, इंटू में इतना क्या हो गया?
इलेक्ट्रॉन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? एक, देखो ध्यान से, एक मोल कॉपर, अगर कॉपर का कई मोल है तुम्हारे पास, एक मोल अगर कॉपर का है तो कई गो एटम रहेगा? हाँ, और एक गो एटम कॉपर में कई गो इलेक्ट्रॉन है? 29 गो। तो यानी कि इतना एटम में कई गो इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना? अब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10 के पावर। तो अगर चार्ज निकालना होता तो इसको कितना से गुना करते? हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ। तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? डायरेक्ट आ गया ना। खाली हमें क्या निकालना है? क्योंकि ये एक मोल है, नहीं एक मोल है, कितना मोल है? मोल कैसे निकालते हो? बोलो जल्दी सा, मोल ऑफ कॉपर बताओ। हाँ वेरी गुड, मोल ऑफ कॉपर बताइए। मोल ऑफ कॉपर, मोल ऑफ कॉपर बोलो जी। वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, कितना है वेट? 2 ग्राम है, ठीक। यहां पे मॉलिक्यूलर वेट नहीं लिखे, एटॉमिक वेट लिखते हैं, क्योंकि एटम है ना, एटम का एटॉमिक वेट है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट, आयन का आयनिक वेट, ठीक है कि नहीं पता है? तो देखिए यहां पे कै ग्राम है, गिवन है ना ये, तो गिवन हो गया 2 ग्राम। और एटॉमिक वेट कितना होता है कॉपर का? 63.5। ये निकला क्या चीज? नंबर ऑफ मोल, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया जी। एक मोल में इतना, तो कई मोल है? कितना मोल है? 2 बटे, तो क्या लिखेंगे? 2/63.5, सही है ना? अब गुना कितना? 6.02 गुने 10 के पावर 23, और गुने में कितना? इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया। उतार ले। समझ में आया कि नहीं आया? अगर चार्ज निकालना रहता तो क्या करते इसको? जितना है उसको 1.6 गुने 10 के पावर माइनस क्या कर देते? गुना करते। हमें चार्ज निकालना है तो हमें एन को क्या करना पड़ेगा? अगर चार्ज, देखो एन निकालना है तो चार्ज को भागा देना पड़ेगा ई से, लेकिन अगर चार्ज निकालना तो एन को क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा ई से। ये एन निकला है, चार्ज निकालने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता? ई से। ई का वैल्यू कितना होता है? याद रहेगा कि नहीं? अगर एन निकालना है तो चार्ज को भागा देंगे ई से, अगर चार्ज निकालना है तो एन को एन से क्या करेंगे? गुना करेंगे ई से। क्लियर है ना? उतार लो फटाफट, जल्दी उतारो तो। जल्दी उतारो जल्दी। मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो? अरे बोर हो रहे हो? आए? लगता है राजकुमार बोर हो गया। नहीं, तब समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा का क्वेश्चन बनावे? अरे उसमें बनाया ना, ऑनलाइन में बना लेना ना। बड़ा समय लग जाएगा। वैसा ही बताओ मेरे को, तुम इधर देख, वैसा ही बताओ। इधर इधर देखो, एक एटम सोडियम आयन में कितना? 1 एटम ऑफ सोडियम Na+ बताओ कितना? कै गो इलेक्ट्रॉन? 11 को कि 10 को? 11 के 10। क्यों 10? प्लस है, दिमाग में भरना है ना, प्लस है, सोडियम नहीं है, सोडियम प्लस है, तो 10 को ना। तो एक एटम के लिए हम लोग को मोल निकालते हैं, तो एक मोल में कितना होता है? 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल Na+ बराबर कितना? बताओ जल्दी सा। आयन याद होगा ना, इतना आयन। तो कितना सर? 6.02 गुने 10 के पावर 23, और गुना कितना? जल्दी बोल। 11 के 10? 10। मोल कैसे निकालेंगे? मोल कैसे निकालेंगे? वेट बटे एटॉमिक वेट। हाँ जल्दी बोल, वेट कितना दिल है? 46 बटा में कितना? कै को आया मोल? 2 मोल आया, इसलिए 2 मोल बराबर कितना? 2 गुने 10, 2 गुने 6.02 गुने 10 के पावर 23,
अब गुने में 10, हमें लगता है इसको तो निकाल ही सकते हैं, 6 दूनी 12, 12.04, अब गुने 10 के पावर 24, इतना क्या निकला, इतना क्या निकला, इलेक्ट्रॉन। चार्ज निकालना है, नहीं निकालना है, तो चार्ज निकालना ही नहीं है तो क्या के लिए निकालेंगे, चार्ज निकालना था तो चार्ज भी निकाल लेते। पता चला जी कुछ कि नहीं पता चला? क्लियर है ना? हाँ, तो हम लोग जो है अभी तक चार्ज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं। अब दो चीजें और चार्ज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला कि चार्ज कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कितना मेथड्स हो सकता है, चार्ज का मैकेनिज्म क्या हो सकता है। तो 3 गो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन भी आता है। सबसे पहला फ्रिक्शन मेथड के कारण, याद करिए, जब आप हाथ को रब करते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है, हाँ या ना? होता है ना गर्म। ग्लास रॉड को आप सिल्क के साथ रब करोगे तो चार्ज हो जाएगा, ग्लास रॉड और सिल्क दोनों हो जाता था ना चार्ज। क्यों चार्ज हो गया? हाँ। दूसरा क्या हो सकता है? कंडक्शन, समझते हो? कंडक्शन, टच करके। पहले से देखो, एगो पहले से चार्ज है और उसमें कोई चीज को टच करेंगे, अब देखो तुम जाओगे करंट को छूने के लिए तार को, तो तुम्हें झटका लगेगा ना? क्यों? क्योंकि उसको चार्ज है। जैसे उसको हम छुएंगे तो मेरे अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, हम भी क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे, फिर हमें मजा आ जाएगा। नहीं। उसका तीसरा क्या हो सकता है? इंडक्शन। क्या? इंडक्शन, वो भी होता है चार्ज। आजकल चूल्हा देखा तुम लोग, इंडक्शन वाला गैस चूल्हा नहीं देखा है? इंडक्शन चूल्हा देखे ना आप लोग? क्या होता है उसमें? स्टील, अच्छा, वो भी एक खास तरह के मटेरियल को सिर्फ इंडक्ट करता है। स्टील। कुकर वाला एल्युमिनियम रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, आप अपना हाथ रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे स्टील रखेगा एकदम भंस से चालू हो जाएगा। तो इंडक्शन यानी किसी खास तरह के मटेरियल को इंडक्ट कर रहा है, वो बनाया गया है। उसी तरह से क्या होता है कि पहले से कोई चार्ज है, उसके बगल में कोई दूसरा मटेरियल लेके आएंगे, हम टच नहीं करेंगे, बगल में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? कौन सा मेथड हो जाएगा? वो इंडक्शन है ना। तो तीनों मेथड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और दूसरा का और कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। मास का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए थे तुम लोग को ना? कहां, कौन सा चैप्टर में? सेंटर ऑफ मास में। वेरी गुड। क्या को बताए थे, याद है? वहां पे बोले थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिर से हम लोग को दर्शन देने वाला है। कई को मेथड, कई तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? 3। कौन कौन सा? लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक, है ना? तो फिर से 3 गो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे चार्ज का। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े आज, बोलिए।